Namaste. I welcome you all to our today's live discussion on other financial services, Unit 26.5 and 26.6 of our subject Retail Banking and Wealth Management. आज के मैराथन लाइव डिस्कशन में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि एक बार आप आपका ऑडियो और वीडियो चेक कीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो जाए। साइमल्टेनियसली ड्यूरिंग डिस्कशन अगर आपको कोई क्वेरी हो, अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज मेक द यूज ऑफ चैट बॉक्स सो दैट वी कैन रिजॉल्व योर क्वेरी इमीडिएटली। जैसे आपको अवगत है, हम जेआईबी एंड सीआईबी के सभी सब्जेक्ट्स के लिए डेली फ्री लाइव क्लासेस यूट्यूब पे कंडक्ट करते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी क्लासेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट हो जाइए। साथ साथ यही मैसेज आपके फ्रेंड्स एंड कलीग्स को भी दे दीजिए ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकेंगे। तो लेट अस स्टार्ट फॉर आवर टुडेज डिस्कशन। इसी के पहले हमने 2 मैराथन सेशन यही यूनिट पे लिए थे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने उस डिस्कशन में पार्टिसिपेट नहीं किया था, एक बार आप वो उसका वीडियो जरूर देख लीजिए ताकि आपको काफी कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। Since it is very important topic from exam point of view and easy to understand, मेरी आपसे एक बार रिक्वेस्ट है कि आप सभी वीडियोस एक बार जरूर देख लीजिए ताकि जो भी क्वेश्चंस इसमें आ जाएंगे आप 100% मार्क्स सिक्योर कर पाएंगे। सो लेट अस स्टार्ट फॉर आवर डिस्कशन। अभी हम बात करेंगे, मॉर्निंग में हमने प्रीवियस सेशन में हमने पी एंड जैसे बीवाई के बात की थी। नाउ वी विल डिस्कस ऑन प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, दैट इज PMSBY। तो जिस जरूरत से हमने PMJJBY में डिटेल डिस्कशन किया था, हियर ऑल्सो हम उसी तरह से डिस्कशन करेंगे। PMSBY इज एन इट इज एन accident insurance scheme covering accidental death and disability over for death or disability on account of an accident. It would be of a 1 year cover, renewable from year to year. सो PMJJBY का डे लाइफ इंश्योरेंस था, वेरएज PMSBY जो है इट इज एक्सीडेंट इंश्योरेंस की अगर कोई व्यक्ति का एक्सीडेंट की वजह से अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाता है या अगर उनको कोई डिसेबिलिटी आ जाती है, इन दैट केस उनको कॉम्पेंसेशन पॉलिसी के मुताबिक दिया जाएगा। एंड ये जो पॉलिसी है नॉर्मली उसका कवर पीरियड 1 साल रहता है एंड आफ्टर दैट पीरियड हर साल उसको रिन्यूअल किया जाता है। सो इट इज रिन्यूएबल फ्रॉम ईयर टू ईयर। व्हाट इज द स्कोप ऑफ कवरेज? इस उस पॉलिसी के लिए कौन कौन एलिजिबल है या किनको इस पॉलिसी के अंदर कवर किया जा सकता है? ऑल इंडिविजुअल ऑल इंडिविजुअल बैंक अकाउंट होल्डर्स एजेड 18 to 70 years in participating banks can join this scheme। कि जो भी व्यक्ति बैंक में अकाउंट रखते हैं, जिनका अकाउंट 18 से 70 के एज के बिटवीन, जिनका एज 18 से 70 के बीच में है एंड जिस बैंक में उनका अकाउंट है वो बैंक इस स्कीम में पार्टिसिपेट कर रही है। तो अगर उस बैंक में जो पार्टिसिपेटिंग बैंक है उनके सभी इंडिविजुअल अकाउंट होल्डर्स बिटवीन द एज ऑफ 18 to 70 years आर eligible for joining of this scheme। If an individual has multiple bank accounts, they can join in the scheme through one account only। जैसे हमने PMJJBY में देखा कि यहाँ भी अगर कोई व्यक्ति एक से ज्यादा अकाउंट रखते हैं तो वो कोई भी एक अकाउंट के थ्रू ही इस स्कीम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इस स्कीम में एनरोल कर सकते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू कीप इट इन माइंड। एंड आधार वुड बी द प्राइमरी KYC फॉर बैंक अकाउंट। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि PMSBY में व्हाट इज द प्राइमरी KYC फॉर बैंक अकाउंट। तो आवर आंसर विल बी इन PMSBY हो या PMJJBY हो, आधार वुड बी या आधार इज द प्राइमरी KYC फॉर द बैंक अकाउंट।
What is the enrollment modality? What is enrollment modality and period? To be covered for the period from June 1st to May 31st, subscriber must enroll and provide auto debit consent by May 31st of the policy starting year. It is as same as that of the PMJJBY. तो इसके बेनिफिट्स क्या हैं? What is the benefits that are covered under this scheme? अगर कोई व्यक्ति का डेथ हो जाता है, इन केस ऑफ डेथ और टोटल एंड इरिकवरेबल लॉस ऑफ बोथ द आइज or loss of use of both the hands or both the feet, loss of sight of one eye and loss of use of one hand or foot, it is ₹2 लाख. तो ये अलग अलग कॉम्बिनेशन हमें ध्यान में रखना पड़ेगा. अगर कोई व्यक्ति का डेथ हो जाता है या उसको टोटल या एंड इरिकवरेबल लॉस ऑफ बोथ द आइज, उसके दोनों आंखें खराब हो जाती हैं या उसके दोनों हाथ एक्सीडेंट में चले जाते हैं या दोनों पैर चले जाते हैं या अगर एक आंख की साइट और एंड लॉस ऑफ यूज ऑफ हैंड और फुट, अगर एक आंख चला जाता है और अगर हाथ या पैर को कुछ दिक्कत हो जाती है, इन सभी केसेस में उनको पूरा 2 लाख तक का कॉम्पेंसेशन मिल जाता है. And total and irrecoverable loss of sight of one eye or loss of use of one hand or foot, ₹1 लाख. अगर किसी व्यक्ति की एक आंख चली गई या किसी व्यक्ति का एक हाथ में प्रॉब्लम हुआ या एक पैर पे प्रॉब्लम हुआ, तो ही विल गेट कॉम्पेंसेशन अप टू ₹1 लाख. ये हमें ध्यान में रखना पड़ेगा. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. उसके लिए कितना प्रीमियम पे करना पड़ेगा? The premium of ₹20 per year per member will be deducted from the bank account through auto debit before June 1st for each annual coverage period. So ₹20 premium बैंक से रिकवर किया जाएगा. That premium will be paid to the insurance company and then he will be covered under this policy. लेकिन ये पॉलिसी का जो कवर है वो अकाउंट होल्डर के लिए कब टर्मिनेट हो जाएगा, कब खत्म हो जाएगा? Sandeep ji, good evening. Glad to see you also. Termination of cover. The accident cover for the member shall terminate any of the following events and no benefit will be payable thereunder. कि अगर नीचे जो अभी कंडीशंस हम डिस्कस कर रहे हैं, नीचे जो 3 कंडीशंस हम डिस्कस करेंगे, इसमें से कोई भी अगर इवेंट हो या कंडीशन हो, इन दैट केस ही विल बी आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्कीम. फर्स्ट, जैसे पहले हमने देखा था, those who are in the age of 18 to 70 can join. It means जैसे ही व्यक्ति का एज 70 क्रॉस हो जाता है, वो 70 का उम्र क्रॉस करते हैं, he will be out of the scheme. On attaining the age of 70 years, age near his birthday. Second, closure of account with the banks or insufficient of balance to keep the insurance in force. It means अगर कोई व्यक्ति अकाउंट बंद कर देती है तो definitely he will be out of scheme because that is the primary condition for the scheme. He should have account with that participating bank. और अगर उसके अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस नहीं है ताकि प्रीमियम डेबिट हो जाए, प्रीमियम पे किया जाए, in that case, due to non-payment of premium or due to insufficient of balance to pay the premium, he will be out of the scheme. And in case a member is covered through more than one account and premium is received by the insurance company inadvertently, insurance cover will be restricted to one bank account only and premium paid for duplicate insurance shall be liable to be forfeited. It is as same as that of PMJJBY. कि अगर कोई व्यक्ति एक से ज्यादा अकाउंट मेंटेन करते हैं, सभी अकाउंट में से मान लो उसने प्रीमियम पे भी किया होगा, इंश्योरेंस कंपनी ने अगर वो इनएडवर्टेंटली एक्सेप्ट भी किया, इंश्योरेंस कंपनी ने मान लो वो इनएडवर्टेंटली एक्सेप्ट भी किया होगा, बट इन दैट केस वो जो प्रीमियम है दैट पॉलिसी इज एप्लीकेबल ओनली फॉर वन अकाउंट एंड बाकी अकाउंट में जो प्रीमियम पे किया होगा वो उनको फॉरफिट करना पड़ेगा. 100% भारत. Then now we are coming to the cross selling of products.
now Now we will see what is the meaning of cross-selling of products. Now this scheme is very much clear to you. From exam point of view, that is sufficient for us. उम्मीद करता हूं कि इसमें अभी कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, we will be able to reply it. Now next is cross-selling of products. It is nothing but selling one or more additional product to the existing customers base so as to generate more business and profit per customer along with satisfying customers financial demands under one roof. अभी आप कभी अगर बैंक में जाते हो एंड अगर बैंक को बोलते हैं कि अगर आपका वहां सेविंग फंड अकाउंट है एंड अगर आप बैंक वालों के पास बोलते हैं कि यस वी हैव अगर आप उनको बोलते हैं कि आई एम हैविंग सम लिक्विडिटी विथ मी, इन दैट केस व्हाट हैपेंस, इमीडिएटली बैंक पूछते हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, व्हाट इज योर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट. आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो, एक्सेस फंड जो है, आप इंश्योरेंस की पॉलिसी लेना चाहते हो, इट मीन्स बाय बैंक ट्राई टू सेल यू सम अदर प्रोडक्ट्स एज पर योर रिक्वायरमेंट. दिस इज नोन एज द क्रॉस सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट. इट इज नथिंग बट selling one or more additional product to existing customers. जो हमारे existing customers है उनको हम जितने ज्यादा products बेच सकते हैं उतने बेचना है, लेकिन हमें ये ध्यान में रखना पड़ेगा the product should be sold to the customer whenever he is needed for this. एंड क्रॉस सेलिंग करने से क्या बेनिफिट होगा? बिकॉज मोर एंड मोर बिजनेस इज विद द कस्टमर, हमें कस्टमर से इनकम ज्यादा हो जाएगा, प्लस he will be our satisfied customer, and once he is satisfied customer he will become our loyal customer. So that is the reason cross selling is very important factor and every bank is trying for this. What are the advantages of cross-selling? The prime point for cross-selling is the cost factor. Cost of selling the multiple products to existing customer is much lower than the searching for a new customer. It ultimately improves not only the general profit, but the profit per customer also. It is very simple to understand. अगर मैं मेरे कोई एग्जिस्टिंग कस्टमर को कोई प्रोडक्ट बेचना चाहता हूं तो जो मेरा खर्चा होगा, जो मेरी कॉस्ट होगी, दैट विल बी मच लोअर देन फाइंडिंग आउट अ न्यू कस्टमर. इसीलिए आई विल बी एबल टू सेल द प्रोडक्ट एट लो कस्टमर, एंड जब मेरा खर्चा कम होगा, अल्टीमेटली इट विल इंक्रीज माई प्रॉफिट, इट विल इंक्रीज माई बॉटम लाइन. And it will not only increase your general profit, but profit per customer will also get increased. And जितना आपका प्रॉफिट पर कस्टमर इंक्रीज हो जाएगा, उतना ही कस्टमर की आपके पास लॉयल्टी जो है वो बढ़ती जाएगी. ही विल बी मोर एंड मोर सेटिस्फाइड कस्टमर. Then cross-selling improves brand loyalty. The reason may be for convenience, service, price, and value offerings by the bank for the total product solution to the customer. अगर आप कस्टमर को कोई भी उनकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को क्रॉस सेलिंग कर सकते हो, देन ब्रांड वैल्यू जो है वो बहुत बढ़ जाती है. देन कस्टमर की जो, बिकॉज कस्टमर विल अंडरस्टैंड दैट उनकी जो भी रिक्वायरमेंट है वो उनको कन्वीनियंटली एट राइट वैल्यू एंड एट राइट प्राइस विथ अ डिलाइटेड सर्विस उनको मिल जाती है, देन दे विल बिकम द लॉयल कस्टमर टू द कस्टमर, a loyal customer for the bank, and which also improves the brand loyalty. Cross-selling helps banks to plan, implement, and maintain better customer relationship management program. Because of cross-selling, हमें customers की requirements क्या है ये समझ में आ जाती है, which helps us to make a robust CRM system, and जो हमें future में भी helpful हो जाता है. So cross-selling helps banks to plan, implement, and maintain better CRM program.
स्ट्रेटेजीज फॉर इफेक्टिव क्रॉस सेलिंग। अगर आपको क्रॉस सेलिंग करना है तो आपको कोई स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, पॉलिसी बनानी पड़ेगी। सो व्हाट विल बी द स्ट्रेटेजी? A strong customer database is crucial for effective cross-selling strategy. क्या चाहिए हमारे पास? हमारे पास कस्टमर का डाटाबेस, स्ट्रॉन्ग कस्टमर डाटाबेस होना चाहिए, क्योंकि जब मेरे पास कस्टमर का डिटेल डाटाबेस होगा तब मेरे को पता चल जाएगा कि आज के डेट में कस्टमर की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स क्या है एंड मैं उनको कौन सा प्रोडक्ट ऑफर करूं ताकि वो उसको सब्सक्राइब कर सकता है। Then analyze customer relationship and profiles to identify the suitable product for cross selling. जो मेरे पास strong customer database है, हम उसको as a banker we should be able to do is proper analysis of the same, ताकि मेरे को कस्टमर की प्रोफाइल पता चल जाएगी एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट प्रोफाइल, प्रॉपर एनालिसिस ऑफ द प्रोफाइल, मेरे को ये पता चल जाएगा कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन सा प्रोडक्ट उनको ज्यादा, जिसके लिए मैं क्रॉस सेलिंग कर सकता हूँ। ट्रेन स्टाफ टू कम्युनिकेट एंड प्रमोट क्रॉस सेलिंग अपॉर्चुनिटीज टू कस्टमर। इसीलिए हमें स्टाफ को भी ट्रेन करना पड़ेगा, स्टाफ को एटीट्यूड, स्टाफ को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। स्टाफ शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द बेनिफिट टू टेक द एडवांटेज ऑफ रियल टाइम इंफॉर्मेशन व्हाट इज बीइंग अवेलेबल टू देम, ताकि वो क्रॉस सेलिंग की अपॉर्चुनिटी जो है वो बढ़ा सकते हैं, या कोई भी अपॉर्चुनिटी उनको आ जाती है they can convert it into the business and ensure cross-selling efforts are timely and relevant to the customer needs to maintain positive relationship। and जब क्रॉस सेलिंग हमें कब करना चाहिए? जब कस्टमर को जरूरत होगा, एट दैट पर्टिकुलर टाइम ओनली हमें इमीडिएटली क्रॉस सेलिंग के लिए एक्शन लेना पड़ेगा, ताकि अगर हम टाइमली एक्शन ले लेंगे एंड अगर रिलेवेंट एक्शन ले लेंगे, टाइमली एक्शन ले लेंगे, देन कस्टमर विल बी बेनिफिटेड एंड वी कैन कन्वर्ट द लीड इनटू द बिजनेस। The above strategy will help the banks to remain effective in cross-selling of products, which will ultimately improve its business per customer as well as revenue of the organization. We have already discussed this. नाउ क्रॉस सेलिंग के लिए आई थिंक आप लोगों को आइडिया आ गया होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रॉस सेलिंग, हाउ इट इज बेनिफिशियल टू द कस्टमर, हाउ इट इज बेनिफिशियल टू द बैंक। कस्टमर के लिए नटशेल में मैं ये बताऊंगा कि उसकी सभी रिक्वायरमेंट्स अगर एक ही रूफ के अंदर, एक ही बैंक में अगर सेटिस्फाई हो जाती है, देन ही विल बी अ लॉयल कस्टमर फॉर अ पर्टिकुलर बैंक एंड ही विल बी अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर दैट पर्टिकुलर बैंक। And once he become a loyal customer, bank will earn income on continuous basis from that customer. Now we will go for depository services. Very important activity, very important third party product that is being carried out by the bank. A deposit, what is the meaning of depository? Initially, पहले in law, earlier days, what was the system for shares and securities? फिजिकल शेयर्स वहां एग्जिस्ट होते थे, शेयर सर्टिफिकेट फिजिकल फॉर्म में होता था। तो जब शेयर सर्टिफिकेट ए बी को बेचते थे, ही हैज टू डिलीवर द share certificate along with the share transfer form to the B. Then B will submit it to agent, to then there to registrar of company, and on the basis of that transfer, the shares will get transferred in the name of the purchaser, and he will become the owner of that shares or holder of that shares. Now, because of depository, that physical shares are converted into e-form, and because of this, entire process has been simplified and it is secure also, and cost low, at it is being carried out at a minimum cost. So these are the benefits of the depositories. These are the depository services. Now we will look it into detail. A depository is a facility provided for holding and transacting the securities like shares, debentures, government securities, etc. in book entry in electronic form. A depository functions are similar to a commercial bank. तो ये जो शेयर जो हम ट्रांसफर करते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ट्रांसफर करते हैं, एंड डिपॉजिटरी का फंक्शन जो है इट इज एज सेम एज दैट ऑफ द कमर्शियल बैंक का फंक्शन। जैसे कमर्शियल बैंक में कोई भी व्यक्ति जाके अपना अकाउंट ओपन करते हैं,
उस अकाउंट में वो कुछ पैसे, अगर if he wants to open the saving fund account, he can open saving fund account. He will deposit the money in his account. Whenever he wants to withdraw, he can withdraw that money. In the same way, depository में कोई भी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास जाके इंडिविजुअल अपना डिपॉजिटरी अकाउंट ओपन करेंगे. व्हेन ही विल परचेज द शेयर, that shares will be transferred in his depository account, and whenever he will sell the shares, that shares will be transferred from his depository account to the account of that person who is going to purchase the share. So it is as same as that of the transactions that are being taken place in commercial bank. इन्वेस्टर हैज, मैंने आपको नटशेल में प्रोसेस बता दी है. नाउ वी विल अंडरस्टैंड इट हाउ इट विल बी यूजफुल टू अस फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. Investor has to open a demat account with a registered depository participants to avail the services. कस्टमर जहां अकाउंट ओपन करता है उनको डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट करके कहा जाता है. All types of equity and debt instruments, irrespective of whether these instruments are listed, unlisted, privately placed, can be dematerialized with the depository, and if they have been admitted with the depository. कि जरूरी नहीं है कि लिस्टेड इक्विटी शेयर्स ही होने चाहिए. लिस्टेड हो, अनलिस्टेड हो, प्राइवेटली प्लेस हो, एनी सिक्योरिटी, वेदर इट इज इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, वेदर इट इज डेब्ट इंस्ट्रूमेंट, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, वो अगर उन्होंने अपना डिपॉजिटरी के साथ, देयर आर टू डिपॉजिटरीज, वन इज सीडीएसएल एंड अदर इज एनएसडीएल. अगर उन्होंने दोनों में से किसी के पास भी अपना इक्विटी, अपना नाम रजिस्टर्ड किया हुआ है, अगर उन्होंने अपने सिक्योरिटी के लिए रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, दैट सिक्योरिटी कैन बी डीमेटेरियलाइज एंड इट कैन बी केप्ट इन अवर डिपॉजिटरी अकाउंट. उम्मीद करता हूं कि जो अभी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, majority of you might be having your depository account, and if you have depository account, it is very easy for you to understand. There are two depositories. जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, there are two depositories, namely National Security Depository Limited, popularly known as NSDL, Central Depository Services India Limited, CDSL. Banks are offering depository services through these depositories. तो बैंक जब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट करके एक्ट करती है, बैंक को दोनों में से कोई भी एक या दोनों डिपॉजिटरी से उनका परमिशन लेना पड़ेगा, and they have to act on behalf of the depository which they are selecting. रीमटेरियलाइजेशन, डीमटेरियलाइजेशन तो मैंने आपको बता दिया कि जो फिजिकल शेयर हम ई फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, इट इज नोन एज द डीमटेरियलाइजेशन ऑफ दैट शेयर. Rematerialization is nothing but exactly opposite to dematerialization. जब कोई इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के जो शेयर्स होंगे उसको हम वापस फिजिकल फॉर्म में अगर कन्वर्ट करते हैं बाय अडॉप्टिंग सुटेबल प्रोसीजर, दैट इज नोन एज द रीमटेरियलाइजेशन ऑफ शेयर. द नेम इटसेल्फ इंडिकेट्स, जो डीमटेरियलाइज था उसको हम रीमटेरियलाइज कर रहे हैं. Rematerialization, it is the process of converting securities held in a demat account in electronic form back in physical certificate form. इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से मैं उसको फिजिकल सर्टिफिकेट फॉर्म में जनरेट करूंगा. दिस इज नोन एज द रीमटेरियलाइजेशन. प्लीज कीप इट इन माइंड, ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है. What is the meaning of rematerialization, or the process in which securities held in electronic form are converted into physical form are known as rematerialization. डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, जैसे मैंने आपको बता दिया था, डिपॉजिटरी पार्टिसिप डिपॉजिटरी पार्ट Depository participant is an agent of depository who is authorized to offer depository services to investors and is registered as depository participant with CB. अगर कोई बैंक डिपॉजिटरी सर्विस देना चाहती है तो उनको डिपॉजिटरी पार्टिसिपेट करके एक्ट करना पड़ेगा, एंड उसके लिए दे हैव टू टेक द एजेंसी फ्रॉम आइदर एनएसडीएल और फ्रॉम सीडीएसएल. So they will act as an agent
फॉर देयर प्रिंसिपल ऑफ NSDL और CDSL जिनको वो सिलेक्ट करेंगे, एंड सब्सिक्वेंटली once they have become the depository participant of that particular depository, उनको सेबी के पास खुद को रजिस्टर करना मैंडेटरी है। The investor whose securities are held in electronic form in demat account open with a depository is called as a beneficial owner. ये मान लो मिस्टर एक्स जो है उनके नाम पे कोई शेयर्स हैं, फिजिकल फॉर्म में शेयर्स हैं। उन्होंने क्या किया, दे वेंट टू हिज बैंक, ABC बैंक में गए, वहां उन्होंने डिपॉजिटरी अकाउंट ओपन कर दिया। तो ABC बैंक ने CDSL के बेसिस पे एजेंसी ली थी। So they became the depository participant on behalf of the CDSL. तो जब मैं मेरे शेयर्स में, जब मिस्टर एक जो ABC डिपॉजिटरी में अपने शेयर्स डिपॉजिट करेंगे एंड उसको डीमैट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो जैसे ही उनके शेयर्स उनके डिपॉजिटरी अकाउंट में रिफ्लेक्ट करेंगे, ही विल बी द बेनिफिशियल ओनर ऑफ ऑल दैट सिक्योरिटीज। सो हु इज द बेनिफिशियल ओनर? Beneficial owner is the person in whose account who has opened an account with depository participants, and the securities which are appearing in his account with depository participants, for that securities he is the beneficial owner. If any one of you has any doubt on this, please ask so that we can respond it accordingly. all the benefits as a result all the benefits as a result of holding the securities are given to such beneficial owners. What are the benefits of results as a result of the holding? जब आपके अकाउंट में आप सिक्योरिटी के बेनिफिशियल ओनर हो गए, अगर उस कंपनी ने कोई डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, तो जो बेनिफिशियल ओनर होंगे उनको वो डिविडेंड पे किया जाएगा। अगर कंपनी ने कोई बोनस शेयर या राइट शेयर या इस तरह से कोई भी अगर बेनिफिट शेयर होल्डर्स को देना चाहती हैं, तो जिनका नाम एज अ बेनिफिशियल ओनर करके डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के अकाउंट में है, डिपॉजिटरी अकाउंट में है, उन्हीं को सभी बेनिफिट्स मिल जाते हैं। जब इंटरनेशनल सिक्योरिटीज आइडेंटिफिकेशन नंबर, दैट इज ISIN, इट इज ऑल्सो ए न्यू कंसेप्ट। ISIN, जब कोई कंपनी अपने शेयर्स को आइदर CDSL या NSDL के साथ रजिस्टर्ड करती है, तभी आइदर CDSL या NSDL उनको एक 12 डिजिट का नंबर जनरेट करके देती है। इट इज अ यूनिक नंबर, इट इज अ स्पेशल नंबर, इट इज अ सेपरेट नंबर। उस नंबर को इंटरनेशनल सिक्योरिटीज आइडेंटिफिकेशन नंबर ISIN कहा जाता है। So it is a unique 12-digit alphanumeric code given to security, shares, debentures, bond, etc. when the security is admitted in the depository system. जब कोई भी कंपनी अपने शेयर्स को या अपनी सिक्योरिटी जो वेदर दी शेयर्स हो, डिबेंचर्स हो या बॉन्ड्स हो, उनकी जो भी सिक्योरिटी है उसको अगर डिपॉजिटरी सिस्टम के साथ, दैट इज आइदर NSDL या CDSL के साथ रजिस्टर्ड कराती है, तब उनके लिए एक ISI नंबर, दैट इज सिक्योरिटी नंबर, जनरेट किया जाता है। एंड इट इज अ 12-digit यूनिक अल्फान्यूमेरिक कोड नंबर। 12 डिजिट का जो नंबर होगा, यूनिक नंबर जो होगा, उसमें फर्स्ट टू डिजिट्स ऑफ ISIN कोड इंडिकेट द कंट्री ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर द सिक्योरिटी, दैट इज इन फॉर इंडिया। तो 12 में से पहले जो दो नंबर होंगे, तो इट इंडिकेट्स द कंट्री इन विच this security has been registered. So ISIN first is IN for India. Abhi demat account, it is one of the very important component of the retail banking product offered by a bank. डिमैट अकाउंट, तो इसके लिए जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि इंडिविजुअल डिपॉजिटरी में जो अकाउंट डिमैट अकाउंट ओपन करते हैं रिटेल बैंकिंग में, इट प्लेज अ की रोल। एडिशनली some banks offer the trading facility also under tie-up arrangements with the brokers, so that the requirement of trading, demat and bank account requirements are met in single platform, that is known as 3-in-1 account. What is the procedure for it? What is the procedure for a sale or purchase of share? जो अकाउंट मेरे अकाउंट डिपॉजिटरी अकाउंट में जो शेयर्स है, अगर मैं उसको बेचना चाहता हूँ, तो आई हैव टू प्लेस एन ऑर्डर विथ माय ट्रेडर।
देन ट्रेडर क्या करेंगे, ट्रेडर मेरे जो डिपॉजिटरी अकाउंट में जो शेयर्स हैं उसको अपने अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, उसको मार्केट में बेचेंगे, मार्केट में जो सेल प्रोसेस पर्टिकुलर शेयर्स के उनके पास आ जाएंगे, दैट अमाउंट दे विल गिव इट बैक टू द इन्वेस्ट टू द ओनर ऑफ दैट शेयर्स या डिपॉजिटरी अकाउंट होल्डर। लेकिन सिक्योरिटी जो है वो डिपॉजिटरी अकाउंट से कम हो जाएगी एंड फंड जो आएंगे, पैसा जो आएगा वो उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। इसीलिए फॉर डूइंग द ट्रेडिंग फैसिलिटी, फॉर गेटिंग द ट्रेडिंग फैसिलिटी, हमें 3 अकाउंट की जरूरत है। एक ब्रोकर के साथ अकाउंट होना चाहिए, एक डिपॉजिटरी अकाउंट होना चाहिए एंड एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। सो नॉर्मली बैंक्स ये तीनों में टाई अप करती है एंड दे आर ऑफरिंग 3 in 1 अकाउंट, ताकि कस्टमर स्मूथली ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। Key features of depository account. When depository participants DP opens an account and provide the investor with a unique account number, also known as the beneficiary owner identification number BOID. तो जैसे हम बैंक अकाउंट ओपन करते हैं, we get a bank account. It may be in some banks we get it for 15 digits, some banks we get it for 16 digits. इसी तरह से आप कोई डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास जब कोई अकाउंट ओपन करते हैं, वहां भी आपको अकाउंट नंबर मिल जाता है एंड उस अकाउंट नंबर, दैट अकाउंट नंबर इज नोन एज द बेनिफिशियरी ओनर आइडेंटिफिकेशन नंबर BOID. नो इन्वेस्टर कैन ओपन डिमैट अकाउंट ऑन आइदर और सर्वाइवर बेसिस लाइक बैंक अकाउंट। बैंक में अगर कोई जॉइंट अकाउंट ओपन करते हैं तो वो आइदर और सर्वाइवर करके ओपन कर सकते हैं, फॉर्मर और सर्वाइवर कर सकते हैं, या जॉइंटली ऑपरेटेड भी कर सकते हैं। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन बैंक अकाउंट एंड डिपॉजिटरी अकाउंट्स। डिपॉजिटरी अकाउंट्स में जब आप जॉइंट अकाउंट ओपन करेंगे, इट विल बी ओनली अ जॉइंट अकाउंट एंड ऑपरेशंस विल बी इन द सेम ऑर्डर as per the nomenclatures given in the account. You cannot treat it as an either or survivor or former or survivor in any format. It will be a joint account only, operated jointly. The invest An investor allowed to open more than an investor is allowed to open more than one account with existing DP or with different DPs, and no minimum balance is required. Again, it is very important from exam point of view. कोई भी इंडिविजुअल या कितने भी डीपीज में या एक ही डीपी में मल्टीपल अकाउंट्स ओपन कर सकते हैं एंड उसके लिए मिनिमम बैलेंस रिक्वायर, मिनिमम बैलेंस, इट मींस मिनिमम बैलेंस ऑफ सिक्योरिटीज जरूरी नहीं है। द डीमैट अकाउंट मस्ट बी इन द सेम ओनरशिप पैटर्न इन विच द फिजिकल सिक्योरिटीज आर है। एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं कि अगर मेरे पास शेयर्स है विच इज इन द नेम ऑफ ए एंड बी and another shares are in the form of B and A. तो बैंक में तो अगर हम अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, हम दोनों एक ही अकाउंट में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, बट हियर इट इज नॉट पॉसिबल। अगर इस तरफ से मेरी अगर शेयर होल्डिंग है, मेरे पास 2 स्क्रिप्ट्स हैं, एक में ओनरशिप मेरी ए एंड बी है एंड अगर दूसरे में ओनरशिप बी एंड ए है, I have to open two different accounts in the same order in which order the deposit name of the shareholders are lying. तो इसी तरह से मेरे को 2 अलग-अलग अकाउंट हमें ओपन करने पड़ेंगे। दैट इज द प्रोसीजर दैट इज बीइंग फॉलोड इन डिपॉजिटरी सर्विसेज। A account holder can freeze his deposit account for a desired time period, same as that of commercial bank. And frozen account prevents securities to be transferred out of the and transferred into the credit account. तो अकाउंट होल्डर जो है अपना डिमैट अकाउंट को फ्रीज कर सकते हैं एंड जब अकाउंट को फ्रीज करेंगे, फिर ड्यूरिंग दैट पीरियड वो अपने अकाउंट से कोई भी सिक्योरिटीज को विड्रॉ करने के लिए अलाउ नहीं करेंगे या कोई भी नई सिक्योरिटीज उसके अकाउंट में क्रेडिट नहीं होगी। इट इज एज सेम एज दैट ऑफ अगर हम बैंक में कोई अकाउंट फ्रीज करते हैं तो नाइदर डेबिट इज परमिटेड नॉट क्रेडिट इज अलाउड। इन द सेम वे यहाँ भी फ्रीज अगर करते हैं तो नाइदर डेबिट और नॉट क्रेडिट इज परमिटेड। Dematerialized securities are fungible assets, that is freely exchangeable.
and therefore they are interchangeable and identical. माइनर के बारे में क्या करना है हमें? ए माइनर कैन ओपन एन अकाउंट विच विल बी ऑपरेटेड बाय गार्डियन टिल ही बिकम्स द मेजर. वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट. माइनर के नाम के अगर अकाउंट ओपन करना है तो माइनर अपना अकाउंट ओपन कर सकता है, लेकिन जब तक वो माइनर है या जब तक वो मेजर नहीं बनता है तब तक उनके गार्डियन उस अकाउंट को ऑपरेट करेंगे. बट माइनर कैनॉट बी अ जॉइंट होल्डर इन ए डीमैट अकाउंट. लेकिन डीमैट अकाउंट में माइनर जॉइंट होल्डर नहीं बन सकते हैं. अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. द बेनिफिट्स ऑफ अवेलिंग डिपॉजिटरी सर्विसेज. क्या क्या बेनिफिट्स हैं? ए सेफ एंड कन्वीनियंट वे टू होल्ड सिक्योरिटीज. मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था. डिपॉजिटरी में बिकॉज इट इज इन ई फॉर्म, आपके लिए सेफ एंड कन्वीनियंट वे टू होल्ड सिक्योरिटीज. चोरी होने का चांसेस नहीं है, लॉस होने का चांसेस नहीं है, खराब होने के शेयर सर्टिफिकेट खराब होने के चांसेस नहीं है. सो इट इज अ सेफ एंड कन्वीनियंट वे टू होल्ड सिक्योरिटीज. साथ साथ नॉमिनेशन फैसिलिटी इज अवेलेबल. आपने अगर एक बार अकाउंट में नॉमिनी कर दिया, दैट विल बी एप्लीकेबल फॉर ऑल द सिक्योरिटीज. हर एक सिक्योरिटी के लिए आपको अलग अलग इंडिविजुअल नॉमिनेशन करने की जरूरत नहीं है. Immediate transfer of securities at a reduced cost and no stamp duty on transfer of securities. Very important things. That is the reason I told you that there is no cost or minimum cost for this transaction. क्योंकि अगर सेल परचेस का शेयर्स की आप ट्रांजेक्शन करते हो, अर्लियर जब फिजिकल ट्रांजैक्शन होती थी वी हैव टू पे द स्टैम्प ड्यूटी. लेकिन डिपॉजिटरी में अगर आपके डिपॉजिट ई फॉर्म में अगर आप सेल परचेस ट्रांजेक्शन करते हो, देर इज नो स्टैम्प ड्यूटी इन्वॉल्व. साथ साथ इमीडिएट ट्रांसफर हो जाते हैं. अगर आप आज कोई शेयर्स परचेस करते हो, बाय टुमारो मॉर्निंग दैट विल बी क्रेडिटेड इन योर अकाउंट. सो इट इज अ वेरी क्विक moment. It is a very quick transaction. So immediate transfer of securities at reduced cost and no stamp duty on transfer of security. Elimination of risk associated with physical certificate such as bad delivery, fake security, delay, theft, etc. ये भी डर नहीं है. And no odd lot problem, even one share can be traded. Again, it is very important. जब आपको फिजिकल शेयर्स में ट्रांजेक्शन करनी पड़ती है, यू हैव टू फॉलो दी और यू हैव टू फॉलो फॉर अ लॉट स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ शेयर्स दैट इज कॉल्ड एज अ लॉट दैट हैज बीन प्रिस्क्राइब बाय द अथॉरिटी. लेकिन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डिपॉजिटरी सिस्टम में दैट नो लॉट सिस्टम इज देयर, बिकॉज इवन इफ यू कैन डू द ट्रांजेक्शन फॉर वन शेयर ऑल्सो. So there is no odd lot problem and even one share can be traded. Automatic credit into demat account of shares arising out of the bonus, split, consolidation, merger, etc. अगर कंपनी कोई बोनस डिक्लेयर करेगी ऑन द स्पेसिफिक डेट, बोनस शेयर आपके अकाउंट में अपने आप इकट्ठा हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे. So all these transactions are taking place automatically. There is no need for you to follow it up or to keep a track of it. Holding investment in equity and debt instrument in a single account. आपके पास अगर कोई इक्विटी शेयर्स हैं, कोई कंपनी के डेब्ट डिवेंचर्स हो या और कोई अगर इंस्ट्रूमेंट्स आपके पास हो, तो all these things you can maintain, even including mutual fund units, you can keep it in single account. तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है एक ही अकाउंट में आपको रिफ्लेक्ट हो जाएगी, जो आपको मॉनिटरिंग के लिए आसान हो जाएगा. नाउ वी विल डिपॉजिटरी के बारे में तो हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है. उम्मीद करता हूं कि आपको डिपॉजिटरी का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा. यू माइट हैव एंजॉयड आल्सो. नाउ वी विल गो फॉर द पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस, पीएमएस. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीएमएस? पहले लेकिन अगर पीएमएस के पहले हमें देखना पड़ेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोर्टफोलियो. पोर्टफोलियो मीन्स द टोटल होल्डिंग ऑफ सिक्योरिटीज बिलोंगिंग टू एनी पर्सन. अगर मेरे पास 10 कंपनी के शेयर हैं, तो 10 कंपनी की जो शेयर्स है, द टोटल इन्वेस्टमेंट इज नोन एज माय पोर्टफोलियो. सो portfolio is nothing but the total holding of securities belonging to any person. हर एक व्यक्ति की अपने जो सिक्योरिटीज की होल्डिंग है उसको टोटल में पोर्टफोलियो कहा जाता है. So portfolio management is an investment advisory service offered by the professionals to those who desire the same.
सो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस मीन्स प्रोफेशनल जो है वो हाउ टू मैनेज द पोर्टफोलियो, ताकि उसको हम सही तरह से वी कैन कन्वर्ट इट इनटू वेल्थ और हम उससे अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हैं, इसके बारे में एडवाइजरी सर्विस दे देते हैं। सो इट इज एन इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विस। सो अगेन यू हैव टू कीप इट इन माइंड। It forms the part of wealth management service which includes the following functions. पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में कौन से फंक्शंस आते हैं? एक तो फाइनेंशियल प्लानिंग, portfolio strategy definition, asset allocation and strategy implementation, portfolio management में administration, performance evaluation and analytics and strategy review and modification। ये चार जो फंक्शंस हैं वो आपके पीएमएस में कवर किए जाते हैं। फर्स्टली एक तो वो हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे। फाइनेंशियल प्लानिंग किस तरह से करना है इसके बारे में दे विल एडवाइस अस। सब्सेक्वेंटली जो हमें प्लानिंग करना है, हमने जो गोल डिसाइड किया है, हाउ शैल वी अचीव दैट, उसके लिए हमें कौन सी स्ट्रेटेजी डिसाइड करनी पड़ेगी, कौन सी स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करना है ये डिसाइड करना पड़ेगा। जो हमारे फंड्स हैं उसमें कौन से एसेट्स में हम इन्वेस्ट करेंगे, एसेट एलोकेशन किस तरह से करेंगे, इसके बारे में दे विल एडवाइस है। सब्सेक्वेंटली वंस दिस इज डिसाइडेड, हमने इन्वेस्टमेंट भी कर दी, देन जो हमारा पोर्टफोलियो हो जाएगा, पोर्टफोलियो मैनेजर उसको मैनेज करेगा। He will do the administration of that portfolio. He will do the regular evaluation and analysis of that portfolio. अगर एनालिसिस करने के बाद अगर उसको लगता है कि जो हमने पोर्टफोलियो जनरेट किया है उससे हमें अगर सफिशिएंट रिटर्न नहीं मिल रहे हैं, ताकि हम हमारा गोल, डिजायर्ड गोल जो है अचीव नहीं कर पाएंगे, इन दैट केस वो हमारा पोर्टफोलियो रिव्यू करेगा एंड अगर जरूरत पड़ेगी तो उसमें मॉडिफिकेशन भी कर देगा, ताकि हम जो हमारा डिजायर्ड गोल एट स्पेसिफिक टाइम जो है वो अचीव कर पाएंगे। सो दीज आर द 4 steps involved in PMS portfolio management system. Portfolio management systems or services are given by banks. A bank can introduce any new portfolio management service PMS or set up a subsidiary for the purpose only with the approval of RBI. अगर बैंक पीएमएस सर्विस ऑफर करना चाहती है तो बाय सेटिंग अप ए सब्सिडरी, इन दैट केस उनको आरबीआई की अप्रूवल लेना जरूरी है। अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। A bank undertakes PMS departmentally shall ensure compliance with the following condition. So अगर उनको सब्सिडरी फॉर्म करके अगर पीएमएस स्टार्ट करना है, उनको आरबीआई की अप्रूवल जरूरी है, लेकिन वो डिपार्टमेंटली ऑल्सो बाय विद इन देयर एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो, बैंक अगर पीएमएस सर्विसेज अंडरटेक करना चाहती है तो दे हैव टू फुलफिल सर्टन कंडीशंस। कौन से कंडीशंस है, कौन से कंडीशंस उनको फॉलो करना है? PMS is an investment consultancy. PMS is an investment consultancy or investment management for a fee entirely at the customer's risk without guaranteeing any predetermined return. बैंक अगर डिपार्टमेंटली पीएमएस को स्टार्ट करना चाहती है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज ऑफर करना चाहती है, तो बैंक उसको इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी या इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सर्विस करके ऑफर करेगी एट अ फी, फॉर सम फी, लेकिन उसमें पूरा जो रिस्क होगा वो कस्टमर का होगा। तो बैंक विल ऑफर फ्री विदाउट हैविंग एनी रिस्क पार्टिसिपेशन इन दैट। So this will be offered entirely at the customer's risk, and उसमें बैंक कस्टमर को कोई भी प्री अश्योर्ड या अश्योर्ड रिटर्न्स या प्री डिटरमाइंड रिटर्न्स के बारे में गारंटी नहीं करेगी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन बैंक हैज टू फॉलो। Second, funds for portfolio management must be accepted for a minimum period of 1 year. अगर बैंक कोई कस्टमर से अगर उनका पोर्टफोलियो जनरेट करने के लिए या पोर्टफोलियो मैनेज करने के लिए अगर फंड्स एक्सेप्ट करती हैं, द टेन्योर ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन, टेन्योर ऑफ ईच ट्रांजैक्शन शैल बी फॉर 1 year. And if client places funds for portfolio management multiple times, each placement is treated as a separate account.
and also requiring a minimum 1 year period. जैसे मैंने ट्रांजेक्शन बेसिस पे आपको कहा, अगर कोई क्लाइंट हमारे पास फंड्स जो है अलग अलग टाइम्स पे डिफरेंट टाइम पे देते हैं या डिफरेंट ट्रांजेक्शन के थ्रू देते हैं, एवरी ट्रांजेक्शन विल बी कंसिडर्ड एज अ सेपरेट अकाउंट एंड एवरी ट्रांजेक्शन में इन्वेस्टमेंट पीरियड जो है दैट विल बी फॉर मिनिमम ऑफ 1 year पीरियड. The funds received for portfolio management from the client shall neither be entrusted to other bank for management nor deployed for lending in call money or bill market and lending to and placement with the corporate bodies. तो जो भी पीएमएस के थ्रू बैंक्स को फंड्स रिसीव हुआ है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट फ्रॉम द क्लाइंट्स, क्लाइंट से जो बैंक को पीएमएस के लिए जो फंड्स रिसीव किया है, वो जो फंड्स है वो बैंक जो है दूसरे बैंक के साथ दूसरे बैंक को कॉल मनी या बिल मार्केट में लेंडिंग करने के लिए यूज नहीं करेंगी या कोई कॉरपोरेट्स को वो फंड्स लेंड नहीं करेगी. अगेन दिस इज द प्रिकॉशन दैट बैंक हैज टू टेक. The bank will maintain a client's portfolio account in its general ledger to track the funds received for portfolio management, and statement must be provided to the customer regularly. बैंक सेपरेट जनरल लेजर में हर एक क्लाइंट का इंडिविजुअल अकाउंट रखेंगे, दैट विल बी अ क्लाइंट्स पोर्टफोलियो अकाउंट, ताकि कोई भी क्लाइंट हो या बैंक भी उस क्लाइंट के साथ जो ट्रांजेक्शन हुए हैं उसको इमीडिएटली मॉनिटर कर सकेंगे, उसके बारे में ट्रैक रख सकती है. Any balance in this account will be considered as an outside borrowing and subject to reserve requirement. अगर पीएमएस में कस्टमर से जो डिपॉजिट आया हुआ है, अगर उस कस्टमर के पीएमएस में अकाउंट में अगर कोई अनइन्वेस्टेड बैलेंस पड़ा होगा, तो अगर कोई बैलेंस उसमें है तो दिस इज टू बी क्लासिफाइड एज आउटसाइड बोरोइंग एंड इट इज सब्जेक्ट टू रिजर्व रिक्वायरमेंट. The bank's liability to clients for these funds will be accurately recorded in its published books of accounts. Bank should classify it correctly. There shall be a clear functional separation of trading and back office functions relating to bank's own investment accounts and PMS accounts. बैंक के खुद के जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट होंगे एंड बैंक के जो पीएमएस अकाउंट है, यहाँ वो बिल्कुल सेपरेटाइजेशन करना चाहिए. दोनों के लिए ट्रेडिंग एंड बैक ऑफिस फंक्शंस जो है वो अलग अलग जगह होने चाहिए एंड दैट शुड बी मॉनिटर, दैट शुड बी हैंडल सेपरेटली independently by the bank for having better transparency. PMS client's account shall be subjected by bank to a separate audit by external auditors. उसका अलग ऑडिट हो जाएगा. तो अभी तक हमने जितना डिस्कस किया हुआ है, उम्मीद करता हूं कि आपको आज तक का डिस्कशन अच्छा लगा होगा. अगर अभी तक का डिस्कशन अच्छा लगा होगा तो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार हम 10 सेकंड की गैप लेते हैं. प्लीज हैव अ रूल रीलुक एट इट. उसमें आपको अगर कोई डाउट है तो बता दीजिए, अदरवाइज वी विल स्टार्ट फॉर क्वेश्चन आंसर. तो अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, आपके सभी कंसेप्ट क्लियर होंगे, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जब हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, गिव योर आंसर थ्रू चैट बॉक्स सो दैट वो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा देगा. सो प्लीज. So let us start for question answers now. Who is eligible to join पीएमएसबीवाई, प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना? हमने देखे थे कोई भी कस्टमर्स between the age of 18 to 70 years can join it. So our answer will be B for this question. Under what condition will the accident cover the PMSBY terminate? कौन से कंडीशन में पीएमएसबीवाई का जो कवर है वो टर्मिनेट हो जाता है? On attaining the age of 65 years, a closure of the bank account. On attaining the age of 70 years, closure of account or insufficiency balance to keep the insurance in force, or none of the above. तो यहाँ C is the correct answer, क्योंकि हमने ऑलरेडी देखा था जब अकाउंट होल्डर 70 की उम्र क्रॉस करते हैं
या अपना अकाउंट बंद करते हैं, या उनके अकाउंट में जो बैलेंस है विच इज इनसफिशिएंट टू पे द प्रीमियम, इन दैट केस उनका जो पीएमएसबीवाई का कवर जो है वो टर्मिनेट किया जाता है। तो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। What is the tenure of coverage provided by प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना? जो पीएमएसबीवाई का जो कवरेज है उसका टेन्योर कितना है? इट इज 3 years, 5 years, 1 year और 2 years। So इसका कवरेज जो है इट इज फॉर 1 year, and once that 1 year is gone, it is subject to renewal every year. So C is the correct answer for this question. Next. What is the main advantage of cross-selling additional products to existing customers? तो existing customers को जो हम क्रॉस सेलिंग करते हैं उसका मेन एडवांटेज क्या है? Increase customer acquisition cost, decrease brand loyalty, lowers customer satisfaction, improves general profit and profit per customer. Because of cross-selling of various products to my existing customers, उनसे हमें प्रॉफिट ज्यादा हो जाता है, ज्यादा इनकम हो जाता है, which is adding to the profit of our organization. साथ साथ because we are giving these services to our existing customer, हमारे प्रॉफिट पर कस्टमर जो है उसमें भी इंक्रीज हो जाता है। तो डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। What is the process of converting securities held in डीमैट अकाउंट बैक इनटू द फिजिकल सर्टिफिकेट फ्रॉम कॉल? ये क्वेश्चन मैंने आपको बोला था, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो आपके आज आज के डेट में डिपॉजिटरी अकाउंट में जो आपकी सिक्योरिटीज पड़ी हुई है इन ई फॉर्मेट में, उसको हम फिजिकल सर्टिफिकेट में कन्वर्ट करते हैं। उसके लिए जो प्रोसेस की जाती है उसको क्या कहते हैं? So this is known as the rematerialization. So B is the correct answer, and this question may be asked to you in the exam. What does ISIN stand for in the context of securities held in a depository system? ISIN का long form क्या है? International Security Identification Number, correct? Let us see others also. Indian Securities Information Network, Institutional Securities Index Number, Investor Security Identification Number. B, C, and D are not correct. A is the correct answer. International Securities Identification Number is the long form for ISIN, which is 12 digits unique number, and इसमें से पहले जो यूनिट है वो कंट्री नेम इंडिकेट करते हैं। So A is the correct answer for our question. Now we will go for true and false. इसमें अगर हमारा कोई स्टेटमेंट सही है then there is no issue on that. लेकिन अगर स्टेटमेंट गलत है then we will discuss the correct statement also. PMSBY covers accidental death and disability, providing a 1 year renewable from year to year with a premium of ₹20 per year per member deducted before 1st June each coverage period. क्या कहा है उन्होंने? पीएमएसबीवाई एक एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी कवर है। इसमें 1 साल का पहले कवर होगा एंड बाद में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रिन्यूअल हो जाएगा विथ अ पेमेंट ऑफ ₹20 प्रीमियम पर मेंबर, एंड वो जो प्रीमियम है 1 जून के पहले पे करना है। दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें हमने ज्यादातर हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी कवर किए हैं। आवर आंसर इज ट्रू फॉर दिस स्टेटमेंट। PMSBY covers an individual aged 18 to 70 years, and if an individual has multiple bank accounts, they can join the scheme through all of their account. क्या कहा था मैंने कि अगर PMSBY स्कीम जो है वो 18 से 70 का साल के जो हमारे अकाउंट होल्डर्स है उन्हीं के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन अगर कस्टमर के मल्टीपल बैंक अकाउंट्स हैं तो वो कोई एक ही अकाउंट के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं, एंड अगर एक से ज्यादा अकाउंट के थ्रू ज्वाइन करेंगे तो उनको बेनिफिट तो या जो कवर जो है वो उतना ही एक ही अकाउंट का मिल जाएगा, एंड बाकी अकाउंट के लिए जो प्रीमियम उन्होंने पे किया होगा वो उनको फॉरफिट करना पड़ेगा। तो यहाँ दे कैन ज्वाइन द स्कीम थ्रू ऑल ऑफ देयर अकाउंट जो है ना, दिस इज रॉन्ग। तो आवर आंसर इज
false for this statement. What is the correct statement? If an individual has multiple bank accounts, they can join PMSBY scheme through only one account. Third, cross-selling involves cross-selling involves selling additional products to existing customers. This is very important, cross-selling mein. Aiming to improve brand loyalty and customer relationship management. Yes, this is the correct statement. The termination cover of PMSBY occurs when a member attains the age of, this is wrong. It should be 70 years. But closure of the bank account or insufficient of balance to maintain the insurance also terminate the cover. Rest of the two things are covered. बाकी के दो चीज सही है. अगर अकाउंट क्लोज करते हैं या अकाउंट में insufficient बैलेंस है, लेकिन फर्स्ट कंडीशन जो है वो 70 साल के होने के बाद उसको टर्मिनेट किया जाता है, नॉट आफ्टर 65 ईयर्स. So our answer is false. Correct statement मैंने आपको already discuss किया हो. Now we will go for again question answers. What is the unique number provided to investors when demat account is open? जब demat account open करते हैं तो इनको एक unique account number दिया जाता है. So what is this? What is it known as? It is known as beneficiary owner identification number. BOID is the unique account number provided to investor when demat account is open. ये क्वेश्चन पूछा गया था. So C is the correct answer for our question. What is the key feature of a frozen demat account? अगर कोई भी डिमैट अकाउंट फ्रीज किया जाता है तो वो जो फ्रोजन डिमैट अकाउंट है उनके की फीचर्स क्या है? इट प्रिवेंट सिक्योरिटीज फ्रॉम बीइंग बॉट और सोल्ड. इट प्रिवेंट सिक्योरिटीज फ्रॉम बीइंग ट्रांसफर इनटू एंड आउट ऑफ द अकाउंट. इट अलाउज अकाउंट होल्डर टू विड्रॉ कैश फ्रॉम द अकाउंट. इट अलाउज अकाउंट होल्डर टू ओपन मल्टीपल डिमैट अकाउंट. जब अकाउंट फ्रीज किया जाता है तब उस अकाउंट से कोई भी सिक्योरिटी ना बाहर ट्रांसफर कर सकते हैं ना उसमें लेके आ सकते हैं. सो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. What function does the portfolio management service form as a part with wealth management services? Financial reporting, risk assessment, investment advisory and market strategy. कौन सी सर्विस देती है पीएमएस? पीएमएस जो देती है वो हमेशा इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विस प्रोवाइड करती है. सो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर आवर क्वेश्चन. What is the minimum period for which funds must be accepted for portfolio management? बैंक अगर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज ऑफर करती है तो कस्टमर से जो फंड्स एक्सेप्ट करती है फॉर डूइंग द बिजनेस, इट शुड बी एक्सेप्टेड फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 1 year. So B is the correct answer for this question. So 1 year is the minimum period for which funds must be accepted for portfolio management. Which account must a bank maintain in its general ledger to track funds received for portfolio management? Which account must a bank maintain in its general ledger? जनरल लेजर में बैंक कौन सा अकाउंट मेंटेन करेंगे ताकि वो जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लिए जो फंड्स आए हैं उसको वो ट्रैक करेंगे. वो हर एक कस्टमर का अलग अलग पोर्टफोलियो अकाउंट रखेंगे ताकि उस अकाउंट की वजह से उनसे कस्टमर के साथ जो फंड्स आए हैं उसका वो ट्रैक रिकॉर्ड रख सकते हैं. तो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ पीएमएस ऑफर्ड बाय बैंक? तो पीएमएस जो बैंक ऑफर करती है उसका मेन पर्पस क्या है? टू गारंटी फिक्स रिटर्न टू इन्वेस्टर्स, टू प्रोवाइड शॉर्ट टर्म लोन टू क्लाइंट्स, to offer investment advisory and management services for a fee, and to insure the clients against the market. अगर if we go for this option तो यहाँ ऑप्शन ए हो, ऑप्शन बी हो, ऑप्शन डी हो, all are incorrect. C is the correct answer for this question. Now again we will go for true and false. अभी हम statement पढ़ेंगे. If it is a correct statement, there is no issue on that. If it is not a correct statement, then we will go for a correct statement. An investor is allowed to open more than one demat account with existing DP or with different DPs and no minimum balance is required. ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है, कस्टमर जितने अकाउंट डिपॉजिटरी में ओपन करना चाहते हैं उतने अकाउंट ओपन कर सकते हैं.
भले वो एक ही डिपॉजिट में एक से ज्यादा अकाउंट ओपन कर सकते हैं या अलग अलग मल्टीपल डिपॉजिटरी में मल्टीपल अकाउंट्स ओपन कर सकते हैं। इट इज परमिटेड एज पर द गाइडलाइंस। साथ साथ देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ कीपिंग एनी बैलेंस इन एवरी अकाउंट। नो मिनिमम बैलेंस इज रिक्वायर्ड, सो स्टेटमेंट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। इसमें हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी कवर करते हैं। ए माइनर कैन बी अ जॉइंट होल्डर इन डिमैट अकाउंट। यहाँ हमने ऑलरेडी देखा था, दिस इज नॉट द करेक्ट। माइनर कैनॉट बी अ जॉइंट होल्डर इन डीमैट अकाउंट एंड इट विल बी ऑपरेटेड बाय गार्डन टिल द माइनर बिकम्स मेजर। एंड अगर माइनर के नाम पे अकाउंट ओपन करते हैं तो जब तक माइनर मेजर नहीं बनता है तब तक गार्डियन उनका अपॉइंट करेंगे। सो यहाँ माइनर कैनॉट, नॉट वर्ड इज मिसिंग, सो आवर आंसर इज फॉल्स। ए माइनर कैन ओपन द अकाउंट. A minor can open the account which will be operated by guardian until minor becomes a major. But a minor cannot be a joint holder in a demat account. This is the correct statement. Please try to keep it in mind. Next is the PMS portfolio management service offered by banks require approval from RBI if a bank introduce any new PMS or set up subsidiary for that purpose. मैंने आपको ऑलरेडी डिटेल में बता दिया है कि अगर बैंक कोई नया पीएमएस सर्विस इंट्रोड्यूस करती है या अगर कोई सेपरेट सब्सिडरी उस पर्पस के लिए फॉर्म करती है, इन दैट केस उनको आरबीआई से अप्रूवल लेना जरूरी है। यह हमने डिटेल डिस्कशन स्लाइड में किया भी है। तो आंसर इज ट्रू फॉर दिस स्टेटमेंट। Funds received for portfolio management from clients can be entrusted to another bank for management or deployed for lending in call money bill market and lending to or placement with corporate bodies। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में? जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में बैंक को क्लाइंट से फंड्स मिला हुआ है, वो फंड्स बैंक दूसरे बैंक के पास लेंडिंग के लिए या कॉल मनी लेंडिंग कॉल मनी या बिल मार्केट में लेंडिंग करने के लिए यूज कर सकती है या कॉर्पोरेट बॉडीज को लेंड करने में यूज कर सकते हैं। दिस इज नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट। जो फंड्स बैंक को पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में क्लाइंट से मिला हुआ है, वो फंड्स दूसरे बैंक को कॉल मनी या बिल मार्केट में लेंडिंग करने के लिए या कॉर्पोरेट बॉडीज को लेंडिंग करने के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। तो कैनॉट बी इंटरेस्टेड हियर, वर्ड नॉट वर्ड इज मिसिंग हियर। So answer is false. Correct statement is client shall neither be interested to the bank for and not see. I think this answer is now clear to you. And with this, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि अभी तक हमने जो डिस्कशन किया है, आपको आज का डिस्कशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का डिस्कशन अच्छा लगा होगा तो प्लीज प्रेस दिस लाइक बटन, बिकॉज आपकी ये जो एक्टिविटी है, दिस विल बी अ मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर मी। दिस विल बी अ मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर मी। आपकी यही एक्टिविटी मेरे लिए अलग अलग वीडियोस बनाने में प्रेरित करती है, प्रोत्साहित करती है। आपको अगर आज का डिस्कशन अच्छा लगा होगा तो प्लीज यू शेयर दिस इंफॉर्मेशन विथ योर फ्रेंड्स एंड कलीग, ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकते हैं, वो भी हमारे साथ एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज आप बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाएंगे एंड यू विल नॉट मिस आउट एनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। अगर आप रिकॉर्डेड वर्जन ऑफ लाइव क्लासेस देखते हो और आपको अगर कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आपका क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स के थ्रू या इस मेल आईडी पे कन्वे कर दीजिए। डेफिनेटली वी विल रिस्पॉन्ड। विद दिस we will conclude our discussion for a day, and I wish you all the best and thank you very much.